इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक कुछ नहीं जानते हो, कोई थ्योरी नहीं देखा है, कोई लेक्चर नहीं देखा है, या कुछ कुछ किया है, असाइनमेंट बस कॉपी किया है और आंसर किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में जिस अप्रोच के साथ इस PYQ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ, उससे आपके दिमाग खुल जाएंगे किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है इजीली 60 to 75% स्कोर करने के लिए मार्क्स से इंग्लिश में। और अगर आपने थोड़ा भी बढ़ाया तो ये स्कोर डायरेक्टली 90-92% स्कोर हो जाएगा। बस आपको मेरे साथ रुकना है। अगर आप अगले 20 से 30 मिनट मेरे को दे रहे हैं अपना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके लिए इंग्लिश वो स्कोर होने वाला है जो कि आपके टोटल मार्क्स को बढ़ा देगा। टोटल जो एवरेज मार्क्स होता है ना, उसको जो बढ़ाने का काम करेगा वो इंग्लिश करेगा। और अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो मैथमेटिक्स करेगा। तो आप लोग मेरे इस वीडियो के साथ जरूर रुकें। और मैं श्री राम स्वागत करता हूं आप सभी को अपने प्यारे से चैनल जेनजी IITN पे। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे जो फैमिली वो 4000 के बहुत ही करीब है। तो अगर आप लोग उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक लाल बटन नहीं दबाया है तो कृपया दबा लीजिए। वही वो बटन है जो हमें मोटिवेट करता है कि हम नए नए क्वेश्चंस वगैरह लेकर आपके पास आते रहें, नए नए कंटेंट क्रिएट करते रहें। तो आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। याद रखिएगा, इसमें मैं डिटेल सॉल्यूशन एंड अप्रोच आपको बताने वाला हूं कि मैं किस तरह से किसी भी क्वेश्चन को सोच रहा हूं। अगर मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तब मैं कैसे सोच रहा हूं, मैं ये भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमारे पास ये सेक्शन ID आपको दिया जाएगा, सेक्शन नंबर दिया जाएगा, मैंडेटरी और ऑप्शनल यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन आपको दिए गए ये देखिए, पढ़ना बहुत जरूरी है कि कितने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन मार्क्स 50 है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा एवरेज इसका वेटेज दिया गया है ना। सेक्शन मार्क्स 50 है तो आपको इसको अच्छे से करना है। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, ओके सब सेक्शन ID क्वेश्चन सफलिंग अलाउड, नो क्वेश्चन सफलिंग है। इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे टिक करना है कि इफ़ इट इज़ द करेक्ट सब्जेक्ट प्लीज चेक द सेक्शन। आपको क्या पूछा, आर यू श्योर यू हैव टू राइट एग्जाम फॉर दिस सब्जेक्ट। आपको इसको यस टिक करना है, क्योंकि अगर आप इसको नो सेलेक्ट कर देते हैं तो चाहे आप पूरे में पूरे सही कर दें, आपका जो क्वेश्चन होगा इवेल्यूट ही नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है यस कि हाँ मैं श्योर हूँ कि मेरे को इंग्लिश का एग्जाम देना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे कंप्रहेंशन पे। मैं बोलता हूँ कि कंप्रहेंशन और इस तरह का जो कन्वर्सेशन वाला क्वेश्चन आएगा ना, वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। यही वो क्वेश्चन है जो आपको इजीली 60% स्कोर करवा देगा। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आप 2-3 लाइन पढ़ लो आगे का, कि नेचर इज एन इनफाइनाइट सोर्स ऑफ ब्यूटी, सनराइज एंड सनसेट, माउंटेन्स एंड रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर, फॉरेस्ट एंड fields provide joy and bliss to the human mind and hearts for our together. Everything in nature is splendid and divine. Every day and every season of the year has a peculiar beauty to unfold. तो ये हमारे पास यहाँ पर एक ओवरव्यू हमने ले लिया कि ये जो हमारे पास कंप्रहेंशन दिया गया है वो किसके बारे में है। ये कंप्रहेंशन ऑथर नेचर के बारे में बताता है कि नेचर किस तरह से हमें, नेचर के बारे में बताता है। वहाँ पर नेचर को बखान कर रहा है, ठीक है, कि नेचर क्या है, कैसे लोग नेचर से दूर जा रहे हैं, नेचर हमें क्या देता था, उनके बारे में बात कर रहा है। अब आपको क्या करना है, शुरुआत के 4 लाइन 5 लाइन पढ़िए, सीधा आप क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द सेम मीनिंग एज दैट ऑफ द केयर इज यूज्ड इन द पैसेज। तो सबसे पहले हम पैसेज में केयर को ढूंढेंगे कि केयर कहाँ पे है, क्योंकि जब तक हम केयर नहीं ढूंढेंगे हमें ये नहीं पता चलेगा कि केयर किस मतलब में यूज है। यहाँ पर हमको केयर मिल चुका है इस ऑप्शन में कि देयर लाइफ इज सो फुल ऑफ केयर दैट दे हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे केयर का मतलब क्या है तो आप पिछला लाइन पढ़ो, अनफॉर्चुनेटली। तो जब अनफॉर्चुनेटली का बात करा मतलब क्या होगा, मतलब दुख होगा, तो दर्द होगा। द स्ट्राइफ एंड द स्ट्रेस एंड द टेंशन ऑफ द मॉडर्न लाइफ हैव मेड पीपल इम्यून टू द ब्यूटीज ऑफ द नेचर। देयर लाइफ इज सो फुल ऑफ केयर दैट दे हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। मतलब उनका लाइफ इतना दुखों से भरा हुआ है कि उनके पास कोई टाइम नहीं है कि वो नेचर के ब्यूटीज को एंजॉय कर पाए। तो यहाँ पे जो केयर का मतलब है वो क्या है, यहाँ पे जो केयर का मतलब है दुख दर्द की तरफ बढ़ रहा होगा। तो अगर मेरे पास प्लेजर नहीं, नीड्स ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख होता है। तो मेरे पास दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट मेड इन द पैसेज अबाउट द नेचर। तो हम पढ़ लेंगे, द अर्ली मैन वाज स्केर्ड ऑफ नेचर, नेचर इज अ ग्रेट टीचर, एवरीथिंग इन नेचर इज स्प्लेंडिड एंड डिवाइन, नेचर इज एन इनफाइनाइट सोर्स ऑफ ब्यूटी। डायरेक्टली हमको जाना है कि हमको देखना है कि क्या किसी तरह के अर्ली मैन का यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। एक डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक क्या है पता है, कि अर्ली मैन की बात कर रहा है ना, हम डायरेक्ट ऑप्शन में आएंगे। क्या अर्ली मैन कहीं पे बात किया गया है, क्या अर्ली मैन कहीं पे बात किया गया है, इज द टाउन प्लानर्स ऑफ टुडे टू डेवलप अ बाय, देयर इज नो अदर बाम टू सूट आवर टायर
नहीं किया गया। अब इसको क्रॉस चेक किससे करेंगे? क्रॉस चेक करेंगे। देखो अर्ली मैन यहाँ पे दिया हुआ है, अर्ली मैन यहाँ पे दिया हुआ, तो देख लेंगे भाई अर्ली मैन के साथ क्या दिया हुआ है। एक ही लाइन अर्ली मैन के साथ डिस्क्राइब किया गया है कि द अर्ली मैन वाज थ्रिल्ड विथ ब्यूटी एंड वंडर्स ऑफ नेचर। यहाँ पे बोला गया है कि नेचर के साथ तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, आश्चर्यचकित है नेचर के ब्यूटी देखकर, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि डर गया। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आगे मैं पढ़ लेता हूँ कि नेचर इज एन इनफाइनाइट सोर्स ऑफ ब्यूटी, सही हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेचर इज एवरीथिंग इज नेचर इज स्प्लेंडिड एंड डिवाइन, ये भी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेचर इज अ ग्रेट टीचर, तो तीनों ऑप्शन सही हो गए। मेरा जो गलत आंसर है, यानी कि जो पैसेज में नहीं दिया गया, वो क्या है? द अर्ली मैन वाज स्टेट ऑफ द नेचर। अब अगर हम बढ़ते हैं, व्हाई डू पीपल नॉट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, तो हम लोग पढ़ चुके हैं वो नेचर को इसलिए नहीं एंजॉय कर पाते क्योंकि उनका जो लाइफ है वो ऑलरेडी दुख दर्द से भरा हुआ है, इनके पास टाइम नहीं मिल रहा है, इतना ज़्यादा वो बिजी हो गए हैं बाकी सब कामों में कि वो नेचर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपको इस तरह की चीज़ में कन्फ्यूजन है, मैं डायरेक्ट सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन को। अगर आपको दिक्कत है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, सीधा यहाँ पे आओगे पैसेज में आप क्लेरिफाई कर लोगे। पैसेज में आपको क्लेरिफाई कर लेना है कि भैया क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिया कि व्हाई डू पीपल नॉट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर, कम ऑन द टॉपिक। इस तरह से आपको सॉल्व करना है कि सबसे पहले हमको वर्ड खोजना है कि कहाँ पे बात कर रहा है ब्यूटीफाई की, कहाँ पे बात कर रहा है नेचर के। ओके, अनफॉर्चुनेटली द स्ट्राइफ विद द स्ट्रेस एंड द टेंशन ऑफ द मॉडर्न लाइफ हैड मेड पीपल टू ब्यूटीज ऑफ द नेचर, देयर लाइफ इज सो फुल ऑफ केयर दैट दे हैव नो टाइम टू। इसी लाइन से आ गया इसका आंसर कि उनका जो लाइफ है वो फुल ऑफ बॉडीज एंड टेंशन के साथ भरा हुआ है। साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, साथ में हम लोग क्वेश्चन एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या नेचर के अफ्रेड? एकदम गलत भाई, नेचर से कौन डरता है? दे डू नॉट कंसिडर नेचर एज अ बाउंड, ये भी गलत है। नेचर को सब अच्छा मानता है लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो किसी चीज़ में दे आर रनिंग आफ्टर मटेरियल प्लेजर। देखो ये लिटिल बिट तक सही हो सकता था लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा ये होगा, है ना, क्योंकि इस तरह का कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया कि मटेरियल प्लेजर्स की बात की गई पैसेज में, इसलिए हम लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो जनरली ये क्या हो सकता था, लिटिल बिट करेक्ट हो सकता था। फिर आप क्या करोगे, ये ऑप्शन बी और ऑप्शन डी के बीच आप पैसेज चेक कर लोगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया है पैसेज में। तो पहले आपको जो खुद कुछ एलिमिनेट कर सकते हो तो आप एलिमिनेट कर दो, बाकी जो बचा उसको पैसेज के साथ खत्म कर दो। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द टाउन प्लानर्स डूइंग टुडे, तो हम देखेंगे टाउन प्लानर्स कहाँ पे, यहाँ पे टाउन प्लानर्स। हिज द टाउन प्लानर्स ऑफ टुडे पे स्पेशल अटेंशन टू प्रोवाइड इनफ नंबर ऑफ नेचुरल सीनिक स्पोर्ट्स इन टाउन प्लानिंग टू डेवलप अ बैलेंस पर्सनालिटी, वन नीड्स टू हैव अ हेल्दी एटीट्यूड, यहीं तक लिखा हुआ है, मतलब कि नेचुरल सीनिक स्पोर्ट्स इन टाउन प्लानिंग, यानी कि ये लोग मदद किस में कर रहे हैं, टाउन प्लानर्स नेचुरल सीन को, यानी कि नेचर को बढ़ाने के लिए, पूरे के पूरे शहर में नेचर के बारे में, नेचर के सीनिक स्पोर्ट को बढ़ाने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो मेकिंग अफोर्ड टू इनक्लेट हेल्दी एटीट्यूड अमंग पीपल, गलत। सपोर्टिंग द क्राई टू गो टू बैक, गो नहीं। अब देखो टाउन प्लानर्स को काम क्या देंगे कि भाई तुम लोग, टाउन प्लानर्स क्या बोलेगा कि जिसको नेचर जाना है वो गाँव चल जाओ, तो फिर उसको टाउन प्लानर्स का काम क्यों दिया, क्यों काम दिया? प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर एंजॉइंग नेचर, वो सिटी में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा ताकि हम सिटीज़ में रह के नेचर को आनंद ले पाएँ। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पेसेज, नेचर इज एविडेंटली ग्लोरियस एंड डिवाइड, ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिलिटी इन ऑल सीजन, इस तरह का किसी भी तरह का डिस्क्राइब नहीं किया गया है। इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ये भी नहीं बताया गया। इज़ द अल्टीमेट सल्वेशन ऑफ द मैन, ये भी नहीं कहा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप जज नहीं करेंगे, जो भी आपको ऑप्शन पैसेज में मिलेगा, या देखो हो सकता है कि आपको कहीं ये नहीं लिखा हो कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पेसेज नेचर इज एविडेंटली ग्लोरियस एंड डिवाइड, लेकिन अगर हम क्वेश्चन एलिमिनेट करना चालू करें कि ऑथर के पेसेज का थीम क्या है कि नेचर सब कुछ है, नेचर डिवाइन है, नेचर बहुत ही सुंदर है, नेचर आश्चर्यचकित करता है, लेकिन नेचर को एंजॉय करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ये इसका थीम बन रहा है। तो हम इसको चेक कर लेंगे, क्या इस तरह का ऑप्शन बोला है, क्या इस तरह का ऑप्शन बोला है, क्या इस तरह का ऑप्शन बोला है, नहीं। तो जो बचा वही थोड़ा बोला होगा। डिवाइन का तो बात किया है, जानते हैं हम, ग्लोरियस का भी कहीं बात किया है ना। तो आपको इस तरह से वर्ड को मैच करके इसके थीम को आंसर करना है। इस क्वेश्चन में, इस सेट में मैंने मेल किया था आईआईटी मद्रास को, तो उन्होंने बोला है कि किसी भी तरह के ऑडियो सैंपल की ऑडियो क्वेश्चन नहीं आने वाला है, यानी कि ऑडियो क्वेश्चन नहीं आने वाला है। देन इसके जगह आपको याद रखना है कि 4 से 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आने वाला है, जो कि आइदर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से आएगा या वो मोनोथोलॉग्स वगैरह की तरफ लेके जाएंगे उस क्वेश्चन को, जो कि आपको डिफिकल्टी पैदा कर सकता है। तो इसलिए मैं ऑडियो सैंपल क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इस सेट में उस तरह का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 27 के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन
ये इस तरह का क्वेश्चन एकदम कंफर्म में आएगा, जो कि 5 नंबर आपको फ्री में देना चाहिए अगर आप इसको थोड़ा सा भी इंग्लिश पढ़ें या नहीं भी पढ़ें तो मेरे साथ अगर आप अप्रोच लगा रहे हैं। ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है एक आदमी और एक कंपनी के किसी भी सेल्स टीम के बीच किया गया है कि जॉन बोलता है गुड मॉर्निंग, इज दिस एबे पब्लिशर। मैरी बोलती है यस दिस इज एबे पब्लिशर। यहाँ पे क्या होगा, जॉन आई एम जॉन एंड आई ऑर्डर्ड द लास्ट बुक। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि मैं जॉन हूँ, और अगर ये पूछ रहे हैं कि मैं जॉन हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे मैरी ने क्या पूछा होगा, मैरी ने इनके कहीं ना कहीं नाम को पूछा होगा। डन। इस तरह से मैं भी अप्रोक्स लगा रहा हूँ, मैं भी ऑप्शन नहीं देख रहा हूँ कि क्या हुआ होगा, मैं भी सोच रहा हूँ कि सिंस यहाँ पे इसने नाम बताया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूर मैरी ने नाम के बारे में पूछा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। मैरी 2 हमको नहीं पता है। जॉन माई ऑर्डर वाज फॉर द ओल्ड मैन एंड द सी। दैट मीन्स यहाँ पे मैरी ने सेड मी दिस, यानी कि देखो मैरी ने कहा है कि जो आपका जो स्टॉक है वो खत्म हो चुका है। जब हम बोलते हैं मेरा कस्टमर है, आप कुछ बेच रहे हो और आपका जब कस्टमर और वो स्टॉक चीज़ नहीं है तो आप क्या बोलोगे पोलाइट वे में, आप बोलोगे सॉरी फॉरगिव मी। यानी कि यहाँ पे एक प्लीड किया जाएगा, यहाँ पे जो सेंटेंस यूज किया जाएगा वो रिक्वेस्ट किया जाएगा कि गलती हो गया, सॉरी सर फॉरगिव अस, कि जो स्टॉक है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसके बारे में ऑप्शन चेक करेंगे। मैं जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, उनके लिए अप्रोच बता रहा हूँ, या जो पढ़े वो भी सोच सकते हैं इस तरह से। जॉन उसके बाद बोलता है कि देन कुड यू सेंड मी द टेल्स ऑफ 2 सिटीज इंस्टेंट, यानी कि उस किताब की जगह मेरे को क्या ये किताब भेज सकते हो। मैरी बोलती है श्योर सर, कोई ब्लैंक है। जॉन बोलता है इट्स B2 राइट हाइट्स लंदन। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं एक एड्रेस है, रेड हाइट्स लंदन 2B रूम नंबर जो भी रोड नंबर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे मैरी ने कहीं ना कहीं एड्रेस के बारे में बात किया होगा। और यहाँ पे जब ऑर्डर स्टार्ट करने से पहले क्या आप बोलोगे, अगर हम आपसे पूछे कि आपका नंबर क्या है फ़ोन पे, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि लिखो, नंबर को लिख लो, दिस इज़ नंबर, है ना। तो यहाँ पर उस तरह का कोई वर्ड इस्तेमाल किया गया होगा। अब हम सीधा ऑप्शन पे आएंगे। ओके, कंप्लीट ब्लैंक 1 विथ एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। तो ब्लैंक 1 में इन्होंने नाम के बारे में पूछा होगा। नीचे आएंगे, वेलकम सर, मे आई नो हु इज स्पीकिंग। आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। नाम के बारे में बात करना है, क्योंकि अगला ऑप्शन हमको क्या दिया गया, अगला ऑप्शन में जॉन ने अपने नाम को बताया है। ठीक है। सेकंड में यहाँ पर ऑर्डर का बात किया गया है, कम ऑन द टॉपिक। कंप्लीट ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, सारे के सारे ऑर्डर के बारे में। व्हाट डिड यू ऑर्डर, वेयर डिड यू ऑर्डर का ये कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि क्या कब आपने ऑर्डर किया, मतलब कहाँ आपने ऑर्डर किया, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। और व्हाट डिड यू ऑर्डर, ये एक पोलाइट वे नहीं है। ठीक है, जो मेरे पास ऑप्शन कंफ्लिक्ट होगा ये इस दोनों में होगा कि कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट योर ऑर्डर, कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट डिड यू ऑर्डर। तो अब अगर हम बात करते हैं किसमें हम कैसे पहचानेंगे, तो हम पहचानेंगे अगले सेंटेंस से कि जॉन ने जो आंसर दिया वो वाज में दिया है। जॉन ने जो आंसर दिया है वाज में दिया है, यानी कि जो ऑप्शन होने वाला वो भी किस में होगा, वो भी मेरा कहीं ना कहीं कुड है ना, पास्ट टेंस हो जाएगा। एंड डिड का इस्तेमाल होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट, कंप्लीट ब्लैंक 3। ब्लैंक 3 क्या था, ब्लैंक 3 में यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे कि सॉरी फॉरगिव अस सर, क्योंकि स्टॉक खत्म हो चुका है। मूव ऑन करेंगे, सॉरी डायरेक्ट आंसर आपका है सॉरी, इस तरह से आप चूज कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं अगला कंप्लीट ब्लैंक 4, ब्लैंक 4 में हमें क्या आंसर देना है, ब्लैंक 4 में हमको आंसर देना है श्योर सर, एड्रेस के बारे में, वो एड्रेस के बारे में पूछ रही होगी। कुड यू प्लीज शेयर योर एड्रेस अगेन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप इस तरह से क्वेश्चन को देख रहे हैं कैसे डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है। ब्लैंक 5 की बात करते हैं, तो ब्लैंक 5 क्या था, ब्लैंक 5 जाके हम सिंस एड्रेस बता रहे हैं तो हम कुछ नोट रिलेटेड उनको सजेशन दे सकते हैं कि आप नोट कर लो। ये देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, डेफिनेटली, श्योर, श्योर प्लीज नोट इट डाउन। ओके, यहाँ पे जो श्योर प्लीज नोट इट डाउन है, दिस इज द मोस्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ कि दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो आप उसको चूज करोगे। नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्वेश्चन लेवल कंप्रेहेंशन। ओके, मैच करना है, मैं बिना किसी ऑप्शन देखे अभी मैं किस तरह से सोचूंगा ये बताता हूँ कि ए को मेरे को बी के साथ मैच करना है। वर्ड कलेक्शन है प्राउड, बिलीव, सरप्राइज्ड। अगर मैं बोलता हूँ बिलीव, मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि आई हैव बिलीव, मेरे को भगवान राम में बिलीव, दैट मीन्स आई हैव बिलीव इन लॉर्ड राम। तो बिलीव जब भी यूज होगा किसके साथ यूज होगा, वो इनके साथ यूज होगा। ठीक है। अगर सरप्राइज की बात करते हैं तो सरप्राइज क्या होता है, मैं किसी को सरप्राइज देना चाहता हूँ उसके बर्थडे पर, आई वांट टू गिव सरप्राइज एट हिज बर्थडे एट रेलवे जंक्शन, यानी कि सरप्राइज के साथ कहीं ना कहीं लोकेशन ट्रैक कर रहा है कि हम सरप्राइज कहीं देना चाहते हैं। कभी भी सरप्राइज 2 नहीं होगा, है ना। तो सरप्राइज के साथ क्या हो जाएगा 8, प्राउड के साथ क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 2।
तो इस तरह से हमने ऑप्शन देखा, डायरेक्ट हमसे पूछेगा कि प्राउड किसके साथ रिलेटेड है, टू के साथ रिलेटेड है, बिलीव इन के साथ रिलेटेड होगा, सरप्राइज एड के साथ रिलेटेड है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ओके पाउज के बारे में पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से किसी भी इंग्लिश के क्वेश्चन में, इंग्लिश के सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप एंड कॉमा का यूज होता है प्रोनाउंसिएशन के लिए, उसी तरह जब भी हम इंग्लिश को स्पोक करते हैं, इंग्लिश को किसी के साथ बात करते हैं, तब जिस तरह का प्रोनाउंसिएशन हम यूज़ करते हैं उसको पाउज के साथ डिनोट किया जाता है। तो अब हमको समझना है क्या इन दोनों वर्ड का मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम यहाँ पे रुकेंगे, ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि एकदम कंप्लीट सेंटेंस एंड, इसका मतलब है कि थोड़ा देर रुकना है, इसका मतलब है कि कंप्लीट सेंटेंस। तो आई लव हंटिंग, यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कि मेरे को हंटिंग पसंद है, तो हम यहाँ से समझ पा रहे हैं कि हमको क्या कहते हैं, हमको शिकार पसंद है। फिर क्या बोला, आई लव हंटिंग गुड वाइन एंड गुड फूड। तो हम इस सेंटेंस को अगर पढ़ते हैं रुक के, तो हमको ये पता चलता है कि उनको हंटिंग पसंद है, गुड वाइन भी पसंद है एंड गुड फूड भी पसंद है। यानी कि हमें यहाँ पर 3 चीज़ बताया गया, हंटिंग, गुड वाइन एंड गुड फूड। लेकिन अगर हम बात करते हैं एज द सेम मीनिंग एज आई लव हंटिंग गुड वाइन एंड गुड फूड, ये तो डायरेक्ट गलत है भाई, क्योंकि यहाँ पे बात क्या किया गया, आई लव हंटिंग, रुका गया है गुड वाइन, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आई लव हंटिंग गुड वाइन। ये तो है, हमने क्या है समझाता, हमने समझाता कि वो हंटिंग को, उनको हंटिंग भी पसंद है और गुड वाइन भी पसंद है। यहाँ पे से मतलब ये आ रहा है कि उनको गुड वाइन एंड गुड फूड खोजने में, हंट करने में पसंद है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों मिसमैच कर रहे हैं। अगर मेरे को यहाँ पर सही करना था तो इस तरह से हो सकता था कि आई लव हंटिंग कॉमा गुड वाइन एंड गुड फूड, तब ये सही हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बचते हैं, तो पाउज इज लाइक अ पंक्चुएशन मार्क टू अ स्पोकन लैंग्वेज, अभी बात किए थे, ये सही बात है। पाउज क्या है, पंक्चुएशन मार्क है कि हम स्पोकन लैंग्वेज में जब बात करते हैं तो जो काम क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा इस तरह से करता है, किसी भी सेंटेंस में करता है इंग्लिश के, उसी तरह से स्पोकन लैंग्वेज में पाउज काम आता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्बल ब्रेकआउट। अभी ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, हम बस ये जानेंगे कि ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है। जब भी हम बोलते हैं कि माई माइंड गोट ब्रेकआउट, मेरा माथा ब्रेकआउट हो गया, मतलब क्या है कि अब मेरा माथा काम नहीं कर रहा, हमको सोच नहीं पा रहे। दैट मीन्स अब हम ऑप्शन चेक करेंगे कि टू एक्सप्लोड, क्या फट जाना माथा को ब्रेकआउट करते। चलो एक मतलब से समझ लेते हैं कि थोड़ा सा लिटिल बिट सही हो सकता है। टू बिकम अनकॉन्शियस, टू टेलीफोन, टू कंटिन्यू। तो ये पहले दोनों खत्म करो भाई, टू कंटिन्यू, टू टेलीफोन, कहीं भी इसका आंसर नहीं होगा। नाउ ब्रेकआउट का मतलब हम बोल सकते हैं मेरा माथा फट रहा है ना, मेरा माथा ब्रेकआउट हो गया, मेरा माथा फट रहा है। दिस कैन बी लिटिल बिट ट्रू, लेकिन वी हैव टू कम ऑन द टॉपिक ऑन मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड मोस्ट करेक्ट आंसर। तो ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, असल में ब्रेकआउट का मतलब होता है कि मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, मेरा माइंड फ्रीज हो चुका है। दैट मीन्स टू बिकम अनकॉन्शियस। अब हम मेरा माइंड मेरे वश में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, टू ज्वाइन दिस स्पोर्ट अकेडमी अ स्टूडेंट बी ऑफ 17 ईयर्स ओल्ड। तो एक बात बताओ, अगर आप कहीं पे जा रहे हो और अगर उसका कोई रूल लिखा हुआ है, तो क्या वो रूल मैंडेटरी होता है, हर बच्चे को फॉलो ही करना पड़ता है, या आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते। अगर मैं बोलता हूँ कि भारत सरकार ये बोलती है कि 18 ईयर के लोगों से ऊपर ही वोट दे सकते हैं, 18 एंड 18 ईयर से लोगों, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 18 के साथ को ऐसा वर्ब लगे, 18 के साथ को ऐसा ऑप्शन लगे जो कि ये बताए कि 18 कैन बी ट्रू, आप 17 में भी कर सकते हैं? कभी भी ऐसा नहीं होगा। रूल के साथ ऑलवेज एक स्ट्रॉन्ग मस्ट का प्रयोग होगा कि ये जरूरी है, वहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन की तरफ अगर बढ़ते हैं, टू ज्वाइन दिस स्पोर्ट अकेडमी स्टूडेंट हैज़ टू बी 17 ईयर्स ओल्ड, स्टूडेंट मस्ट बी 17 ईयर्स ओल्ड। मस्ट एक सिग्निफिकेंस दे रहा है कि जरूरत है, अगर आपको करना है तो 17 साल ही जरूरी है, 17 साल आपको जरूरी है कि होना है ना, 17 ईयर्स ओल्ड आपको होना जरूरी है, नहीं है तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस तरह के जब भी रूल्स वगैरह की बात आती है, तो हम लोग एक स्ट्रॉन्ग रूल की तरफ बढ़ते हैं, तो मस्ट का यूज़ करते हैं ना। स्ट्रॉन्ग, हम उस वर्ड पे स्ट्रॉन्ग जोड़ देना चाहते हैं अपने रूल पे कि हम रूल के खिलाफ स्ट्रिक्ट हैं, रूल के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट हैं। नाउ वी विल मूव ऑन द टॉपिक। द मैसेंजर इज फ्रॉम अ फॉरेन लैंड, चूज एन एप्रोप्रिएट वर्ड टू रिप्लेस फॉरेन। फॉरेन का मतलब क्या होता है, विदेशी, एलियन, एब्रोड, आउटसाइड, डिस्टेंट। डिस्टेंट तो पहले ही हटा दो। डिस्टेंट हम कब यूज़ करते हैं, डिस्टेंट डिग्री के लिए यूज करते हैं, कभी भी लैंड के लिए डिस्टेंट लैंड नहीं यूज करते हैं, ठीक है। आउटसाइड लैंड हम कभी भी यूज नहीं करते हैं।
एब्रोड लैंड कभी यूज करते सुना है? ये बताओ। कभी आपने पूछा? हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग एब्रोड पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग एब्रोड रहने जा रहे हैं, ठीक है। कभी ये सुना है कि द मैसेंजर, जो मैसेंजर आया है वो एब्रोड लैंड से? नहीं। और मान भी लेते ये थोड़ा लिटिल बिट करेक्ट भी हो जाए, फॉरेन के साथ मेरा एब्रोड जो है वो मैच भी कर जाए, लेकिन उसके ऊपर क्या लिखा हो? एलियन। और एलियन एक बहुत ही अच्छा वर्ड है विदेशी को समझाने के लिए, अपरिचित। फॉरेन लैंड का मतलब क्या है? फॉरेन लैंड का मतलब है जिसको हम नहीं जानते हैं, है ना। फॉरेन लैंड का मतलब है हम जिसको नहीं जानते हैं, कोई अनपहचान लोग हैं जिनसे मैसेज आया है। तो यहाँ पे एलियन उसको बता रहा है कि एलियन का मतलब क्या होता है? एलियन का मतलब हम जिस प्रजाति से ही भिन्न है, हमको उस प्रजाति के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो इस तरह का यहाँ से ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है ना, क्या यूज किया गया? मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड की बात की गई है, तो एलियन विल बी द आंसर। आगे बढ़ेंगे। चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। ये सब तो आप कर लोगे ना। डिफरेंट, कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्टिंक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट सबसे अलग है। डिफरेंट भी सेम है, डिस्टिंक्ट भी सेम है, ठीक है। और कॉन्ट्रास्ट भी लिटिल बिट सेम है। कॉन्ट्रास्ट कलर में आता है ना। जब कॉन्ट्रास्ट हम किसी भी पिक में डालते हैं तो वो क्या करता है? वो पिक्चर को डिफरेंट वेरिएंट देता है। और इस तरह से भी नहीं सोचेंगे तो हम क्वेश्चन को एलिमिनेट करेंगे कि डिफरेंट डिस्टिंक्ट तो पहले ही हट गया, बचा कॉन्ट्रास्ट, बचा कॉन्ट्रैक्ट। अब हमको ये सोचना है क्या डिफरेंट डिस्टिंक्ट से कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा दूर है या कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा दूर है? तो पता चला जब कॉन्ट्रैक्ट है उसका कोई अता पता नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एकदम अलग है इन दोनों वर्ड से। तो इस तरह से हम ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर आपको आता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना, तब तो आता ही है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। मैं इस सेशन उनके लिए बनाया हूँ जो कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको समझना है क्या है चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। द कस्टमर कंप्लेंट दैट द वेजिटेबल आर। वेजिटेबल क्या हो सकता है? ओवर कुक्ड हो सकता है, सही बात है, ओवर कुक्ड हो सकता है। अनकुक्ड हो सकता है, अंडर कुक्ड हो सकता है, अनवेक्ड हो सकता है। तो इस तरह के यूज हम कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर ओवर और अंडर दोनों का इस्तेमाल किया गया है, तो बोथ ओवर एंड अंडर हो सकता है, किसी भी तरह के कुक फूड हो सकते हैं। अब इसका जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है उसका यही एक्सप्लेनेशन है कि इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देना, इसमें टाइम वेस्ट मत करना। वैसे भी निगेटिव मार्किंग होता नहीं है, आपको सही करना हो तुक्का लगा देना, ठीक है, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस से समझ पाओगे कि किस तरह से प्रीपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करना है किसी भी वर्ड को हमको श्रृंगार करने के लिए। किसी भी सेंटेंस को अगर बहुत ही अच्छा बनाना है तो पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे वर्ड होता है, यूज होता है, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो छोड़ दो भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी रखो, कुछ क्वेश्चन टिक लगाने के लिए भी रखो। जय श्री राम करना, भगवान का नाम लेना, कुछ भी टिक लगा के आ जाना, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। कैन यू गिव मी सम मनी। सम मनी डायरेक्ट आंसर आ रहा है ना कि हमको कुछ मनी चाहिए। फ्यू का इसके साथ नहीं होता। फ्यू किस तरह के साथ बोलते हैं? कैन यू गिव मी फ्यू पेन्स। जहाँ पे हम लोग गिन पाते हैं ना वहाँ पे फ्यू का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम लोग गिन पाते हैं वहाँ पे फ्यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब जो प्रैक्टिस रहेगा वही एकदम एग्जैक्ट बता पाएंगे, कारण वही सोच पाएंगे। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो कि नहीं पढ़े हैं, जो कि नहीं समझ पा रहे हैं, या किसी कारणवश आपने पढ़ा है लेकिन नहीं समझ पा रहा है, या किसी कारणवश आप नहीं पढ़ पाए एक वीक, एक मंथ, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हम एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करेंगे सब वर्ड के साथ। कैन यू गिव मी फ्यू मनी, कैन यू गिव मी लिटिल मनी, कैन यू गिव मी सम मनी। जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगे, बार बार रिपीट करो, जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगे उसको टिक लगा देना। आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द वेदर वॉज ऑलराइट, फर्दरमोर द सन वॉज शाइनिंग। वेदर तो क्या हुआ? वेदर यहाँ पर नाउन की बात कर रहा है ना। ऑलराइट, शाइनिंग यहाँ पर एडजेक्टिव की बात कर रहा है ना कि सन को विशेषता दे रहे हैं। तो फर्दरमोर हमारे पास क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा, जो दो सेंटेंस को क्या करता है? ऐड करता है। Now we will move on the next question. Choose the appropriate option. The dish you cook tasted good. Okay. द होगा। द कैसे होगा? एक डिश की बात करता हूँ जब भी मैं, तो ए डिश, कभी भी आप ये नहीं सुने कि ए डिश होता है। वैसे भी डिश क्या होता है? डिश एक यूनिक तरह के फूड को बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फूड बनाना अलग चीज़ है और डिश बनाने का मतलब क्या? कुछ स्पेशल चीज़ की बात कर रहे हैं। और जब भी हम किसी स्पेशल चीज़ की बात करते हैं तो द का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक ही ऑप्शन है इस तरह की चीज़ को सॉल्व करने के लिए। हर ऑप्शन को बोल के आप ट्राई करो, अ डिश, एन डिश, द डिश, जो सबसे अच्छा लगे प्रभु का नाम लीजिए, टिक लगाइए।
आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द चिल्ड्रन वर गॉसिपिंग। चिल्ड्रन क्या है? नाउन। वर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। गॉसिपिंग क्या है? वर्ब। ड्यूरिंग एंड द लेक्चर, तो ड्यूरिंग हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा? ड्यूरिंग, तो ड्यूरिंग हमारे पास प्रीपोजिशन हो जाएगा। ओके, वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब? एडवर्ब क्या होता है? इंथ्रिलिंग, आइडियल, क्लासी, ब्यूटीफुली। तो एडवर्ब होता है जो नाउन एंड प्रोनाउन को मॉडिफाई कर दे, क्लासीफाई कर दे, है ना। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए, उसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन में आपको टेंशन नहीं लेना है कि सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, द वर्ड चेयरफुली इज एन एडजेक्टिव। सोच लेते हैं, द वर्ड चेयरफुली इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता था? ऐसा चीज जो कि किसी भी नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि चेयरफुली किस चीज के साथ यूज हुआ है, तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि एडजेक्टिव है कि नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फॉल्स लगाना। चूज द करेक्ट आंसर। नाइदर द मैन नॉर हिज सन वाज कन्विंस्ड ऑफ द आइडिया। एक सिंपल सामने सबको ट्राई किया है ना। नाइदर द मैन नॉर हिज सन वाज कन्विंस्ड, पास्ट टेंस है, देखो पास्ट टेंस है, तो नॉर हिज सन वाज कन्विंस्ड ऑफ द आइडिया, वाज आएगा यहाँ पर, ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच, अंडरलाइन द वर्ड आई। आई क्या होता है? प्रोनाउन होता है ना। अगर यहीं पे मैं बात करता, सेंटेंस होता है श्री राम लॉस्ट द वैलेट यस्टरडे, उसके बाद हम क्या बोलते हैं? उसके बाद हम बोलते हैं ही या यू। इस तरह से जब हम नाउन को रिप्लेस करते हैं ना, तो ऐसा वर्ड जो कि नाउन को रिप्लेस करे उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो आई एक प्रोनाउन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। हमिता नोज हाउ टू प्ले द गिटार। द गिटार हो जाएगा, सिंपल से बात है ना। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। ही हैज गॉट अ जॉब। ही हैज गॉट अ जॉब। जॉब एक कैटेगरी है जहाँ पर ये नहीं बताया गया कि जॉब एक स्पेसिफिक कोई जॉब है। ही हैज गॉट अ जॉब इन द गूगल। देखो, ही हैज गॉट अ जॉब इन द गूगल, तब हम द लगा रहे हैं क्योंकि गूगल एक स्पेसिफिक कंपनी है, एक स्पेशल चीज की बात हम कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं जॉब की, तो जॉब कोई स्पेसिफिक नहीं, ये कैटेगरी है, तो ही हैज गॉट अ जॉब हो जाएगा। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज आई साउंड? केट, कैट, वेट, बोथ केट एंड वेट। तो इस तरह के क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, प्रैक्टिस। इसका एक ही ऑप्शन है कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन ही परफेक्ट बनाएगा। कि आप जिस तरह से पास्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं वही डिस्क्राइब करेगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन को कितना जल्दी टैकल करेंगे और कितना सही करेंगे। आई, यहाँ पे साउंड किसकी बात कर रहा है? साउंड बात की जा रहा है। विच अमंग द फ्लोइंग इज आई? केट, कैट, 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 है ना, कैट, एट, एट, कैट, कैट, वेट, वेट। तो आप देख रहे हो कैट और केट में आई आ रहा है, आई आ रहा है, आई आ रहा है, लेकिन वेट में नहीं है। वेट, वेट, ये ई आई क्या बन रहा है? ई आई ए बन रहा है यहाँ पे ना। यहाँ पे ए की तरह साउंड कर रहा है, वेट, वेट। यहाँ पे किस तरह से साउंड कर रहा है? के, कैट, कैट, है ना, कैट। समझ रहे हो? तो इस तरह से इस्तेमाल करना है। तो आप इस तरह से समझ सकते हो। नहीं समझो, क्वेश्चन को छोड़ दो, भगवान का नाम लेकर तुक्का लगा देना, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। सिमिलरली यू है, हुक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वोवेल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्री फ्लोर ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इस तरह का तो ये थ्योरी है ना। ये क्वेश्चन नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का आपको बुरा नहीं मानना है, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम PYQ जो डिस्कशन है वो सॉल्व हो चुका है। मैं जानता हूँ कि मैं सारे क्वेश्चन को इसमें इतना डिटेल से नहीं बता पाया जितना मैं स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स में बता पाता था, लेकिन ये सब्जेक्ट भी इंग्लिश है ना। कुछ चीज़ें कि जो कि आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, बात खत्म। उसमें मैं आपको क्या ही बताऊँ कि कैसे आएगा, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। जो इस तरह का वर्ड इस्तेमाल किया गया वो प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। जो इस तरह का डिफ्थोंग इस्तेमाल किया गया वो आपको बहुत सारे, जब आपने वर्ड के साथ वो एग्जाम्पल को मैच किया रखा है, जब आपने प्रैक्टिस कर रखा है उसी चीज़ पे, तो वो आएगा। अगर आपको अभी दिक्कत हो तो डिफ्थोंग वगैरह आप देख सकते हो। जो ये वोवेल वाला साउंड है तो आप देख लो कि आपके सिलेबस में ये कहाँ पे पढ़ रहा है। उस लेक्चर को कम से कम आप देख लो, उसमें जो 10-20 क्वेश्चन वो वर्ड को इस्तेमाल करते हैं कि कैसे आपको चूज़ करना है, वो सब देख लो, तो मे भी आपको यहाँ से 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं श्री राम विदा लेता हूँ। आशा करूँगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।